देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस अच्छा अच्छा, देखो इस क्लास में हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो ब्रांच था। ब्रांच कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 10। तो मुझे लगता है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो बाद में कभी बता देंगे। एक बार पहले ट्राई करके देख लो, हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो कभी बता देंगे। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कंपनी अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है वो किस तरह से बनाएगी। तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें हम लोग 3 पार्ट में इसे पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है मैनेजर का रेम्यूनरेशन कैसे पे किया जाता है उस टॉपिक पे, एक डिविडेंड का मतलब कैसे पेमेंट वगैरह होता है, और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जो तुम लोग 12 में करते हो कि कंपनी का प्रेजेंटेशन कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो ये जिन मतलब सीएस का जैसे देखो एमसीक्यू है तो उनका एक एक नंबर का ही आएगा, और सीए में ये वाला चैप्टर लेकिन हम लोग का 12 नंबर तक का आता है। ठीक है, कि 12 नंबर तक का आता है कि पूरा बना के हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है। तो जिसके लिए भी प्रिपरेशन कोई कर रहा है या फिर दोनों के लिए भी अगर कर रहे हो, हमें नॉलेज पूरा होना चाहिए, तभी हम लोग एमसीक्यू पैटर्न में भी आंसर दे पाएंगे, और अगर हमें फुल सॉल्व करना है तो भी हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ये हमें पढ़ना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा कि जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से हम लोग का जो पीएल है वो कैसे देखने में होता है, और जो हम लोग का बैलेंस शीट है वो कैसे देखने में होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि कैसे होता है, क्योंकि देखो 12 में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये इसी फॉर्मेट से, और कभी कॉलेज वगैरह में भी किया होगा या करोगे। ठीक है, जो भी हो। तो यहाँ पर देखो हम लोग का अगर पीएल स्टेटमेंट देखे तो वो कैसे देखने में होता है। देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएल, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर रुपीस रुपीस, ये देखो हम एक जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर ओपन करके रखे हैं। ये देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएल, नेम ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड। ठीक है, ये मैंने जो है एक पैटर्न निकाल के रखा है। इस तरह से हम लोग करेंगे। अभी मुझे क्या करवाना है, मुझे तुम लोग को ये समझाना है कि इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि इतना सारा डेटा है और ये जो टी शेप में होता नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल अपना जैसे मतलब ये जो अभी जैसे चल रहा है ये फॉर्मेट में हमें कंपनी अकाउंट्स का पीएल बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप का भी ऐसे बनाना है। ये रूल सिर्फ और सिर्फ कंपनी अकाउंट्स के लिए जो है एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सिर्फ कंपनी अकाउंट्स के लिए हमें ये वाला रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। एक मिनट, कहाँ चला गया मेरा, हाँ ये रहा। अच्छा, तो सबसे पहले देखो ये फॉर्मेट हम एक बार शेयर कर देंगे तुम लोग के साथ। ये जो मेरा यहाँ पर दिख रहा है ना, ये फॉर्मेट हम शेयर कर देंगे अभी जस्ट समझाने के लिए कि हम लोग का किस तरह से होगा। जैसे पहले क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले आता है। हम थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख के दिखाते, क्योंकि तुम लोग जब करोगे इसे, ठीक है, पीएल बनाओगे तो इसी पूरे स्ट्रक्चर में बनाना पड़ेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। अगर 2 इयर्स का डेटा दिया हुआ है, जैसे देखो यहाँ पर भी वैसे ही किया हुआ है। ये देखो फिगर फॉर करेंट ईयर, फिगर फॉर प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हमें 2 ईयर का देगा तो हम लोग 2 ईयर का करेंगे, अगर नहीं देगा तो 1 ही साल का करेंगे। फिगर फॉर करेंट ईयर और फिगर फॉर प्रीवियस ईयर। गुड मॉर्निंग। और को अच्छा, फिर सेकंड में आ जाता है अदर इनकम। ठीक है, सेकंड में आ जाता है अदर इनकम, और ये दोनों मिला के हो जाता है हम लोग का, ये दोनों मिला के हम लोग का होता है टोटल इनकम। ठीक है, एक बार लिखना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तो हमें बिना देखे ही लिखना पड़ेगा ना। यहाँ देखो जैसे मुझे याद है, या फिर अगर नहीं भी है तो हम यहाँ से देख के लिख रहे हैं। ठीक है, कहाँ चला गया मेरा, क्या पता इधर उधर कहाँ चला गया। ये देखो कभी कभी ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर
ম্যাম বলছিলাম ওই একখানা ফিগার ফ্রম কারেন্ট ইয়ার আছে কি ফিগার ফ্রম প্রিভিয়াস ইয়ার হবে? हाँ हाँ प्रीवियस ईयर। गुड मॉर्निंग स्टेशिश। गुड मॉर्निंग मैम। टोटल रेवेन्यू 1+2, ठीक है, ये वाला हो गया। अच्छा, फिगर फॉर प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर, मैंने ये पूरा लिखा नहीं, ठीक है, ये पता नहीं मेरा एडजस्टमेंट ये कहाँ कहाँ हो गया, देखो ये ओपन नहीं हो रहा है बार बार, एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब फिर देखो एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंसेस में क्या क्या लिखना होता है, ये देखो CPCEFDO, हम इस तरह से याद रखते हैं और समझा भी देंगे कि कैसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले एक्सपेंसेस, 4th नंबर पॉइंट पे लिखेंगे एक्सपेंसेस। इसको कैसे याद रखना है, देखो शॉर्टकट फॉर्मेट है CPCEFD और O, ठीक है। सी का मतलब हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड, पी हो जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और इसमें क्या क्या आएगा, इसमें हम लोग का, अच्छा ये बताएंगे, हम कंपेयर करके बताएंगे कि इसमें हम लोग का क्या क्या आता है, ठीक है। फिर लिखेंगे चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड, हम इसको SIT लिख देते, जगह नहीं है, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड हम ना ये वाला शेयर कर देंगे, जो एक्चुअली ये प्रिंट किया हुआ जो फॉर्मेट है ना, मतलब दूसरे मैट से मैं यहाँ पर जो हम शो कर रहे हैं ये तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। फिलहाल याद कैसे रखना है उसके लिए हम थोड़ा सा रफली लिख के जो है समझा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अच्छा, इसके बाद होगा फाइनेंस कॉस्ट, फिर हो जाएगा डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस, यही वाला फॉर्मेट लेकिन हमें यूज करना है, आगे पीछे नहीं लिखना है, ठीक है। और इसको याद रखने का तरीका जैसे मैंने बोला CPCEFDO, हम तो इसी तरह से याद रखते हैं CPCEFDO। इससे क्या होगा, हमें सीक्वेंस में फॉर्मेट जो है मिल जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सपेंसेस हो गया, फिर इसके बाद लिखना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हम लोग का 4th पॉइंट था, फिर 5th पॉइंट में लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। ये कैसे मिलेगा, ये मिलेगा हम लोगों को ये 3 - 4 करके, ठीक है। ये कैसे मिलेगा, 3 - 4 करके, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, एक्सेप्शनल आइटम होगा इसके बाद। यहाँ पर हो जाएगा एक्सेप्शनल आइटम। यहाँ पर दो दो कॉलम जैसा है वैसा ही रहेगा, एक्सेप्शनल आइटम। अच्छा, एक्सेप्शनल आइटम के बाद हम लोग का यहाँ पर आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा
प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। तो इसमें भी दो जगह पे जाएगा, जो भी वैल्यूज रहेंगे। अच्छा, तो इसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर, मैंने एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, ये एक्सेप्शनल लिख दो, एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, फिर एक्सेप्शनल आइटम, फिर प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, उसके बाद आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अच्छा, हाँ बोलो हाँ बोलो। मैम, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो 9 হবে। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटमটা 9 হবে। ও 9 হবে। 5 6 7 8 তো হচ্ছে, 8 হচ্ছে, ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हो जाएगा 6 माइनस 8, सॉरी 7 माइनस 8, ठीक है। इसमें भी हम लोग का ऐसे दो कॉलम में वैल्यूज चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये कैसे निकलेगा, ये माइनस करके, ठीक है। हम बता देंगे इसके बाद क्या क्या हमें याद रखना है, क्या जरूरी नहीं है, एक बार पूरा फॉर्मेट लिखवा देते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा एक्स्ट्रा, एक मिनट, फिर से शायद मेरे से कुछ गलत हो गया क्या। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एक बार चेक करते हैं फिर से, ठीक है। बहुत सारा चीज है तो पता नहीं, शायद मेरे से कुछ गलत हो गया हो, देख लेते। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, उसके बाद एक्सेप्शनल आइटम, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्सेप्शनल के बाद प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक ही लिखा है मैंने, प्रॉफिट एक्स्ट्रा मैम ऑर्डिनरी। हाँ, मैम 9 और 10 में दोनों में 7 और 8 से माइनस कर देंगे, तो दोनों में तो अमाउंट सेम ही आ जाएगा। एक मिनट रुको, शायद मैंने कुछ गलत लिखा है कि वही चेक करते हैं, लिखते लिखते देख लेते हैं एक मिनट। पहला ये 5 नंबर आएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, ये माइनस होगा 3 माइनस 4। इसके बाद आएगा एक्सेप्शनल आइटम, उसके बाद आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, ये माइनस कहाँ से होगा ये भी लिख लेते, ये लिखेंगे 5 माइनस 6 होगा, ये 5 माइनस 6 होगा। अच्छा, इसके बाद शायद मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, 5 माइनस 6 हो जाएगा एक्सेप्शनल आइटम, फिर होगा यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, हाँ ठीक लिखा है मैंने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये 8 नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब 9 नंबर पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7 माइनस 8, ये 7 माइनस 8 ही करना पड़ेगा, ये 7 माइनस 8 ही होता है। उसके बाद यहाँ पर टैक्स एक्सपेंसेस होना चाहिए था, थोड़ा सा गलत हो गया, इतना सारा लाइन बाय लाइन है, देखते देखते ही गलत लिख दिया मैंने, बेकार मेहनत हुई है। अच्छा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा टैक्स एक्सपेंसेस,
करेंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करेंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा 11 नंबर, 10 के बाद। इसमें हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस। ये वाला थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन अच्छा, इसके बाद यहाँ और कुछ नहीं लिखना है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। फिर यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट 12। यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। फिर हो जाएगा टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ऑपरेशन ब्रैकेट में आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। अच्छा, और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अच्छा, फिर यहाँ पर अच्छा, इसमें आफ्टर टैक्स लिखने का जरूरत नहीं, इसमें लिखना है टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। फिर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स, यहां लिखना है आफ्टर टैक्स। और लास्ट ये हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड अर्निंग पर इक्विटी शेयर, बेसिक और डाइल्यूटेड। अभी एक बार रफली लिख लो, ठीक है। हम लोग को ये पूरा चीज का जरूरत भी नहीं होगा, ठीक है, पूरे चीजों का जरूरत भी नहीं होगा। हमें मेनली क्या क्या चाहिए वो हम बता देते हैं। देखो, हम लोग को ये वाला पॉइंट याद रखना है, ये वाला ये फिक्स्ड है, याद रखना है। और ये दोनों लेस करने से प्रॉफिट जो आएगा वो याद रखना है। एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ये सब का हमें जरूरत नहीं है। फिर लिखवाया क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट मैंने लिखवा दिया, लेकिन हम लोग के एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये सब मतलब कैलकुलेशन के अंदर नहीं आएगा, यहाँ पर ये अलग से नहीं पूछा जाएगा। मतलब ऐसा फाइनल अकाउंट्स नहीं रहेगा जहां पर ये सारे आइटम रहे और हमें करने पड़े। वो हम बता देंगे, देखो क्या क्या रहेगा और हमें किस तरह से करना है वो हम बता देंगे। बाकी देखो, अगर लिखने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, डोंट वरी, हम ये जो है शेयर कर देंगे ना, तो तुम लोग के पास आ जाएगा, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट आ जाएगा। अगर नहीं लिख पाए हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का ही 2-3 बार गलत हो गया है, तो हम ये शेयर कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि ये जो याद रखने वाला पॉइंट है इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे, जो हम लोग पहले ट्रेडिंग और पीएल बनाते थे, जिसको क्या बोलेंगे टी शेप में, उसमें कैसे ये दिखता था। ये देखो, यहाँ पर हम लिख के दिखाते ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट दिखाते। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मेनली हम लोग का क्या क्या रहता था? एक होता है ओपनिंग स्टॉक, मेन मेन जो चीज है वो हम दिखाते, टू परचेज, बाय क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी बाय सेल्स। हाँ, ये गलती से लिख दिया मैंने, बाय सेल्स। और यहाँ पर हो जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पर टू ग्रॉस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट मान के ही कर रहे हैं, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक कौन कौन से चीजों का हो सकता है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कौन कौन से चीजों का हो सकता है ये सोचो। तो ओपनिंग स्टॉक रॉ मेटेरियल का हो सकता है,
ठीक है। अच्छा, और किस चीज का होगा? WIP का हो सकता है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स का हो सकता है, और एक चीज का होगा, इसको हम नीचे लिख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, जगह नहीं हो रहा है, और एक चीज का हो सकता है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, अब ये कब किसका ओपनिंग स्टॉक होगा वो भी हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं टू परचेज। अच्छा, और यहाँ पर सेल्स में क्या क्या आ जाएगा? सेल्स में फिनिश गुड्स बेच सकते हैं, और स्टॉक इन ट्रेड अगर कुछ है तो उसे बेच सकते हैं, ठीक है। परचेज क्या कर सकते हैं? रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं, स्टॉक इन ट्रेड को परचेज कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक मेरा किस चीज का होगा? जो भी ओपनिंग स्टॉक है वो सारी चीजों का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, ये सारी चीजों का हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। अब ये सब एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट या लॉस आ सकता है। हम एक बार ग्रॉस प्रॉफिट से ही इसे दिखा रहे हैं, तो ये हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अब इससे हम लोग कंपेयर करके कैसे सीखेंगे कि यहाँ पर कैसे याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हम लोग अगर ये जो 3 आइटम दिख रहा है एक्सपेंसेस का, ये जो लगातार 3 आइटम दिख रहा है, मतलब CPC, ये जो 3 आइटम है ना, ये तीनों ही हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, ठीक है। ये तीनों ही हम लोग का ट्रेडिंग का ही आइटम है। कैसे समझ में आएगा? पहले क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, अब मेटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, अगर हम लोगों के पास कोई रॉ मेटेरियल पहले से ही है, रॉ मेटेरियल कब रहेगा? अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तो हम लोगों के पास जो भी हम लोग फिनिश गुड्स बनाना चाह रहे हैं उसका हमारे पास रॉ मेटेरियल होगा। तो हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल सपोज मान लेते हैं 100 यूनिट है, ठीक है। अच्छा, और हम लोगों ने और भी परचेस किया है 500 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में रह गया है 300 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये सारे चीजों को अगर हम लोग कंबाइन कर देते हैं, ये तीनों चीजों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बता सकते हो कि अगर हम लोग के पास पहले से 100 यूनिट रॉ मटेरियल था और भी हम लोगों ने 500 यूनिट रॉ मटेरियल खरीदा, लेकिन अभी 300 यूनिट ही बचा हुआ है, ये तीन चीज को कंबाइन करके हम लोग क्या बता सकते हैं? ये तीन चीज को कंबाइन करके हम लोग क्या डिसीजन ले रॉ सकते हैं? मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कर कंज्यूम। हाँ, रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकल के आ जाएगा। कैसे हुआ? ओपनिंग स्टॉक में कितना था? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, फिर प्लस कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अभी मैंने यूनिट में लिखा है तो यूनिट लिख देते हैं। पहले मैंने लिखा है 100 यूनिट था और भी 500 यूनिट खरीद लिया, अभी 300 यूनिट ही बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 400 यूनिट, ठीक है। तो ये 400 ही हो रहा है, 500 और 100 600, नहीं 300 हो रहा है, ठीक है। वो 300 लिख लो, अगर 400 लिखे तो 300 यूनिट हो जाएगा हम लोग का। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। अब ये तो हमारा क्वांटिटी में है। अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का हमें वैल्यू पता करना है तो क्या करेंगे? अगर वैल्यू पता करना है तो हमें इसे इनटू करना पड़ेगा, किससे? कॉस्ट पर यूनिट से। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का अगर हमें यूनिट बता दिया है, यूनिट पता चल गया है, और इसको अगर हम लोग कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो क्वेश्चन में कॉस्ट पर यूनिट अलग से भी दिया जाएगा, या फिर एक्चुअली क्या होगा, ये यूनिट में रहेगा नहीं, ये हमें वैल्यू में ही दे दिया जाएगा। इसको अगर वैल्यू कर लेते हो, जैसे मान लो इसको यूनिट के जगह रुपीस कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल इसे यूनिट के जगह अगर रुपीस कर लेते हो, हम एक बात कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो फिर हम लोग का 300 रुपीज में आंसर आएगा, और हम लोग को क्वेश्चन में नॉर्मली रुपीज में ही दिया हुआ रहेगा। और अगर नहीं दिया हुआ होता है तो हम लोग कॉस्ट पर यूनिट से उसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 10 रुपए करके है तो 3000 हम लोगों का रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल के आ जाएगा। मतलब ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट होता है वो मैंने समझाया, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये ट्रेडिंग का आइटम। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर हम लोगों का परचेज में आते हैं। हम लोग क्या परचेस कर सकते हैं? रॉ मटेरियल परचेस कर सकते हैं, स्टॉक इन ट्रेड ये परचेस कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो WIP हम लोग परचेस नहीं करते। WIP मतलब अगर कोई मैन्युफैक्चरर कुछ प्रोडक्ट बना रहा है और फिनिश गुड्स में नहीं बना है, तो ना तो वो रॉ मटेरियल है ना तो फिनिश गुड्स में है, तो जो मिडिल वाला सिचुएशन होता है उसे हम लोग WIP बोलते हैं। तो WIP थोड़ी ना किसी से खरीदना है, ठीक है। और फिनिश गुड्स मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसका फिनिश्ड कंडीशन, दैट इज कॉल्ड फिनिश्ड गुड। तो फिर स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड्स में
फर्क क्या है, स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड्स में फर्क है। जैसे मान लो अगर कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो वो मोबाइल बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल लगता है वो खरीद सकती है, ठीक है। अब मोबाइल को बना रही है तो मोबाइल अगर फुल्ली कंप्लीटेड नहीं हुआ है तो वो WIP में जब मोबाइल पूरा बन के रेडी हो जाएगा सेल के लिए तो वो फिनिश गुड्स है। अब स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, मान लो वो मोबाइल का कवर खरीदती है किसी और कंपनी से, मतलब किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने मोबाइल का कवर खरीदती है और वो दूसरे किसी को भी बेच देती है और अपने मोबाइल में लगा के भी बेचती है। ऐसा हो सकता है ना कि मोबाइल का जो कवर आता है वो ये लोग खुद नहीं मैन्युफैक्चर करते, किसी और से खरीद के दूसरे को भी बेचते हैं और खुद भी अपने मोबाइल पे लगा के बेचते हैं। तो खुद भी जब अपने मोबाइल पे लगा के बेचेंगे वो तो उनके फिनिश गुड्स के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और अगर किसी और को बेचते हैं कि कवर हम लोग बेचते भी हैं, इन लोगों से खरीद के, एक ट्रेडर से खरीद के ट्रेड कर देते हैं कस्टमर को, तो ये स्टॉक इन ट्रेड होता है। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है खरीदे हुए चीज को विदाउट एनी मॉडिफिकेशन अगर हम लोग रीसेल कर देते हैं तो उसे स्टॉक इन ट्रेड बोला जाता है, वो फिनिश गुड्स नहीं होता है। तो लैंग्वेज में डिफरेंस समझो, फिनिश गुड्स मतलब जो रॉ मटेरियल से बना, ठीक है, और स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट जो हम लोग किसी और से खरीद रहे हैं और एज इट इज किसी और को यानी कस्टमर को सेल कर दे रहे हैं। एज इट इज जब सेल कर देते हैं तो स्टॉक इन ट्रेड होता है। इसीलिए रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं बट WIP और फिनिश गुड्स कभी परचेज में नहीं आएगा, स्टॉक इन ट्रेड आएगा। स्टॉक इन ट्रेड आएगा क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ऐसा चीज जो हम लोग किसी और से खरीद रहे हैं, किसी और को एज इट इज फॉर्म में बेच रहे हैं विदाउट चेंज इन द फॉर्म, ठीक है, फॉर्मेशन। तो परचेस किस चीज का हो सकता है, दो चीज का हो सकता है, रॉ मटेरियल का हो सकता है, स्टॉक इन ट्रेड का हो सकता है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना परचेज ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल का भी परचेज कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पर स्टॉक इन ट्रेड का भी परचेज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल का भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। लेकिन एक पॉइंट देखो, रॉ मटेरियल यहाँ पर क्यों कवर नहीं हो रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल पहले कवर हो चुका है। बात को समझो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, लेकिन मैंने यहाँ पर जब दिखाया तब रॉ मटेरियल दिखाया, बट रॉ मटेरियल का परचेस तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आ गया, तो ये तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो परचेस में बचा क्या था, स्टॉक इन ट्रेड। इसीलिए यहाँ पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया, देखो क्या क्या कवर हो गया, ये वाला पॉइंट कवर हो गया, ये वाला पॉइंट कवर हो गया, यहाँ पर से ये कवर हो गया, यहाँ पर से रॉ मटेरियल कवर हो गया, ठीक है। ये जो मैंने टिक लगाया है ये सारे पॉइंट हमारे कवर हो गए कि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ही क्यों लिखा जाता है। फिर बोला है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स WIP स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। तो जो हम लोग का इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज मतलब ओपनिंग या क्लोजिंग, इन्वेंट्रीज का मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इन्वेंट्रीज में क्या क्या दिख रहा है, देखो WIP फिनिश गुड स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ भी क्या दिख रहा है, WIP फिनिश गुड स्टॉक इन ट्रेड। क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल तो कवर हो चुका है। और देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है WIP फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो चेंजेस अगर हमें ढूंढना है कोई भी इन्वेंट्री का, उसमें क्या क्या कवर होगा, उसमें ये सारा चीज कवर होगा, ठीक है। चेंजेस में ये सारा चीज कवर होगा। अब चेंजेस का मतलब ये सारे चीजों का ओपनिंग और ये सारी चीजों का क्लोजिंग, इसका डिफरेंस। मान लो इसका ओपनिंग है 1,50,000 रुपीज में दिखा रहे, ये सब चीजों का टोटल कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP फिनिश गुड स्टॉक इन ट्रेड 1,50,000 है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP फिनिश गुड एंड स्टॉक इन ट्रेड 2 लाख है, ठीक है। तो चेंजेस मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना होगा, ये देखो यहाँ पर लिखते हैं चेंजेस इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें क्या क्या कवर होगा, अब देखो गलत नहीं होना चाहिए, हमें लॉजिकली पता होगा कि इसमें कवर हो जाएगा हम लोग का। देखो वैसे तो स्टॉक का मतलब रॉ मटेरियल होता है, हम लोग को पता है, WIP होता है, स्टॉक इन ट्रेड होता है और फिनिश गुड्स होता है। लेकिन रॉ मटेरियल जो है वो तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में कवर हो जाएगा। इसका मतलब ये तीन चीज रहेगा, WIP स्टॉक इन ट्रेड फिनिश गुड्स, WIP स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड्स, ठीक है। तो इसका चेंजेस मतलब क्या होगा, हमें ये देखना पड़ेगा ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस क्या है। और हम लोग को पता है कि अगर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि हम लोग का प्रॉफिट कितना है। ये देखो ओपनिंग में 1.5 लाख था, क्लोजिंग में 2 लाख है, तो इसका मतलब हम लोग का प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा। ये देखो ओपनिंग में 1.5 लाख था, हम समझाते हैं क्यों प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा।
यहाँ पर 2 लाख है, तो ये 50,000 आ रहा है। ये 50,000 हमें क्या डिनोट करेगा पता है? प्रॉफिट डिनोट करेगा। कैसे? ये देखो, अगर हम लोग लेजर में जो भी बैलेंस है, मान लेते हैं अगर लेजर में ये सब नहीं है, बाकी ये सब चीज नहीं है, परचेज नहीं किया हम लोगों ने, तो यहाँ पर ये दोनों का जब डिफरेंस करोगे तो यहाँ 50,000 लिखना पड़ेगा ना। बाकी चीज अगर होता भी है, एक बार मान लेते इधर टोटल 1.5 लाख और इधर 2 लाख, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या बुक होगा? प्रॉफिट बुक होगा। कितने से प्रॉफिट बुक होगा? यहाँ पर 50,000 से प्रॉफिट बुक होगा। अगर हम लोग ये डेटा को देखते हैं तो 50,000 से प्रॉफिट जो है रिकॉर्ड होगा। तो चेंजेस इन स्टॉक करके हम लोग ये समझ पाते हैं कि हम लोग का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है? इफ क्लोजिंग स्टॉक ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक। अब ये सब में क्या क्या आ जाएगा? ये सब में WIP, स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश्ड गुड्स, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? WIP, स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो ये सब कवर होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक है तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक लेस देन ओपनिंग स्टॉक है, ऐसा भी हो सकता है, तब हम लोग का आता है लॉस। ठीक है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का बात करें। अब हम लोग प्रॉफिट को कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? एक्सपेंसेस के अंडर। देखो, हम लोग प्रॉफिट को कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? एक्सपेंसेस के अंडर। क्योंकि प्रॉफिट को एक्सपेंसेस के अंडर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये वैल्यू हम लोगों का क्या आता है? नेगेटिव में दिखाएंगे अगर प्रॉफिट आ रहा है। बात समझो, यहाँ पर हम लोग एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं, एक्सपेंसेस के अंडर अगर हम लोग प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो उसे हमें कैसे दिखाना पड़ेगा? नेगेटिव में दिखाना पड़ेगा। अगर हम लोग लॉस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसे हमें एज इट इज रख देना है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट को दिखा रहे हैं इसलिए हमें नेगेटिव में दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर लिख रहे हैं एज वी शो प्रॉफिट अंडर द हेड एक्सपेंसेस, so it will represent in negative form and vice versa। तो अगर हम लोग सपोज लॉस आ रहा है हम लोग का, ठीक है, लॉस को एक्सपेंसेस के अंडर दिखा रहे हैं तो इसको हमें और माइनस करके दिखाने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, अब जब क्वेश्चन करोगे तो और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये 3 पॉइंट हमें समझ में आ गया, और ये 3 पॉइंट को देखते हुए हम लोगों को ये पूरा ट्रेडिंग ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, देखो ये रॉ मटेरियल मैंने कंप्लीट कर लिया, ये देखो यहाँ पर ये भी मैंने दिखा दिया, ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, जीपी कैसे आएगा वो भी मैंने बता दिया, ये दोनों का डिफरेंस जीपी आ रहा है। बचा है ये वाला सेल। ठीक है, सेल को क्या बोला जाता है? यहाँ पर ये देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल को क्या बोलेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे। तो इसको हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। इसको बोला जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं उससे जो हमारा सेल जनरेट होता है उसे बोला जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम लोग क्या बेच सकते हैं? अगर हम लोग कुछ प्रोडक्ट खुद से बना के बेच रहे हैं तो फिनिश गुड्स बेच देंगे, या फिर कुछ ऐसा चीज है जो हम लोग स्टॉक करके भी बेचते हैं तो उसे स्टॉक इन ट्रेड बोलेंगे। तो ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ये हम लोग का ट्रेडिंग का आइटम, ये भी ट्रेडिंग का आइटम है। ठीक है, ये भी हम लोग का ट्रेडिंग का आइटम हो गया। अच्छा, अब रहा अदर इनकम। अदर इनकम मतलब पीएल में जो इनकम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट और लॉस में जो इनडायरेक्ट इनकम को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये जो पीएल में लिखते हैं ये होता है इनडायरेक्ट इनकम। तो दोनों तरह का, और ये कैसा है? ये है डायरेक्ट इनकम और ये इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो दोनों मिला के टोटल इनकम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम मिला के टोटल इनकम, जिसको यहाँ पर लैंग्वेज लिखा जाता है टोटल रेवेन्यू। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस में हम लोगों ने कैसे सीखा? CPC, EFDO, जिसमें से CPC ये तीनों हम लोग का ट्रेडिंग आइटम है। इसके बाद क्या क्या आइटम हो जाएगा? जैसे देखो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसमें क्या क्या कवर होता है? इसमें एम्प्लॉय का मतलब जो लेबर लोगों का बात हो रहा है, तो वेजेस, सैलरी, ये सब। ठीक है, वेजेस, सैलरी, ये सब यहाँ पर आएगा। ट्रेडिंग में वेजेस ऑब्वियसली आता है, लेकिन यहाँ पर इंप्लॉय बेनिफिट में ही हमें लिखना है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है अगर हम लोग कोई लोन वगैरह ले रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन, डिवेंचर, ये सब हम लोग का फाइनेंस कॉस्ट बोल के आ जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन मतलब जब हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट वगैरह खरीदते हैं, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, उसका डेप्रिसिएशन या फिर एमोर्टाइजेशन जो भी है वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। और ये सारी चीजों के अलावा बाकी जितने भी खर्चे हैं वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, जैसे कि
रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, डिस्काउंट का खर्चा, या फिर कुछ भी और कुछ भी खर्चा जो ना तो हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ना हमारा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, ना चेंजेस इन इन्वेंट्री है, ना इम्प्लॉय बेनिफिट है, ना फाइनेंस कॉस्ट है, ना डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन है, वो सारा का सारा अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल ऑफ एक्सपेंस निकालेंगे और टोटल ऑफ इनकम निकालेंगे, और ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसे हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर। सिर्फ टैक्स बोलने से ही होगा, सारा ये चीज बोलने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे चीज हमें कवर करने की जरूरत नहीं होता है। तो हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर अगर टैक्स दिया हुआ रहेगा तो टैक्स एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। करेंट एफर्ट इसको भी हमें दिखाने का जरूरत नहीं होगा। टैक्स लेस करने के बाद जो आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बस। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करने से समझ जाएंगे कैसे होगा। और इसके पहले और एक स्ट्रक्चर भी बता देते हैं, दैट इज हम लोग का बैलेंस शीट का। ठीक है, वो स्ट्रक्चर भी हम यहाँ से दिखा देते हैं। देखो बैलेंस शीट में हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा यहाँ से बता देते, नहीं तो फिर से लिखेंगे देरी होगा। देखो शेयर कैपिटल आ जाता है, ये देखो यहाँ पर ये देखो, ये भी हम लोग का टी शेप वाला फॉर्मेट का ही एक अलग फॉर्मेशन है। जैसे देखो हम लोग टी शेप वाले फॉर्मेट में क्या लिखते थे, लाइबिलिटी, और ये हो गया एसेट। यहाँ पर लिखते थे शेयर कैपिटल लिखते थे। ठीक है, अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटर का ही देखे तो यह कैपिटल होगा, अब कंपनी है तो शेयर कैपिटल होगा। फिर लिखते थे यहाँ पर नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, और ये प्रॉफिट क्या है, कैपिटल से जनरेट किया हुआ हिस्सा, और इसी प्रॉफिट को यहाँ पर क्या बोला जाता है, रिजर्व सरप्लस। ये देखो इसके बाद रिजर्व सरप्लस आ गया। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट बता देंगे, जरूरत नहीं होता, एटलीस्ट ये अकाउंट करने के टाइम पे जरूरत नहीं होता, ये सब पॉइंट का नेसेसरी नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल्स के लिए। अच्छा इसके बाद यहाँ पर ये कैपिटल बन गया, नेट प्रॉफिट बन गया। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है लोन वगैरह, अगर कुछ लोन होता है तो, यानी नॉन करेंट लाइबिलिटी, मतलब जो करेंट टाइप लाइबिलिटी नहीं है। जैसे कि ये देखो बोरोइंग, नाम अलग अलग कर दिया है, लोन को बोला जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, अच्छा और क्या बोला है, देखो यहाँ पर ट्रेड पेबल हो जाएगा, मतलब करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल वगैरह। ठीक है, करंट लाइबिलिटी, और कुछ आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह, वो कहां पर आता है, अदर करंट लाइबिलिटीज में आता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह अदर करंट लाइबिलिटी में आता है। ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर। ठीक है, और अगर कोई बोरोइंग कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए तो वो करंट लाइबिलिटी में आएगा, कोई बोरोइंग कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए तो वो नॉन करंट में आएगा। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का यहाँ पर जरूरत नहीं होगा। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, मतलब लोन के अलावा अगर किसी तरह का लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हम लोगों ने जनरेट किया है तो वो, और कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो यहाँ आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है तो यहाँ आएगा। जैसे टैक्स का प्रोविजन हर साल होता है 12 महीने के अंदर का प्रोविजन, तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया, अभी क्वेश्चन करते करते हमें पॉइंट मिलेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर एसेट में क्या क्या आता है, जैसे हम लोग टी शेप वाला एसेट यहाँ पर जो बैलेंस शीट बनाते थे वहां क्या लिखते थे, पहले फिक्स्ड एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर। ठीक है, फिर इसके बाद इंटेंजिबल लिख देते, लाइक गुडविल, पेटेंट, ये सब लिख देते थे। ठीक है, तो ये सब क्या कहाँ पर कवर होता है, पीपीई में, है ना। प्रॉपर्टी प्लांट, सॉरी ये सब कवर होता है। जो लोग AS10 कर रहे हो जिनके सिलेबस में है वो बता सकते थे मुझे कि ये हम गलत लिख रहे हैं, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट जो है वो पीपीई में कवर नहीं होता है, क्योंकि पीपीई AS10 में कवर होता है। AS10 कभी भी इंटेंजिबल एसेट के बारे में नहीं बताता है, इंटेंजिबल एसेट को AS26 बताता है। ठीक है, तो ये कहां पर कवर होगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कवर होगा, जितने भी फिक्स टेंजिबल एसेट है। ठीक है, फिक्स टेंजिबल एसेट जो है वो पीपीई में कवर होगा। इंटेंजिबल एसेट ये अलग होता है, इंटेंजिबल एसेट जो भी रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये क्या होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मान लो एक बिल्डिंग बन रहा है जो अभी पूरा नहीं बना है, WIP में है। ठीक है, तो उसको तो मान लो बिल्डिंग है तो टेंजिबल है, लेकिन उसे पीपीई में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि AS10 में पीपीई का जो मतलब रूल्स है वो क्या बता रहा है, हम लोग कैसे एसेट को पीपीई बोल सकते हैं जिससे हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। ठीक है, जिसका हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में यूज होगा या रेंटल इनकम के पर्पस में यूज होगा। अब एक बिल्डिंग जब बन रहा है आधा अधूरा है तो उसका यूज तो इस तरह से नहीं होता है, इसीलिए इसका अलग कैटेगरी है। वो नॉन करेंट एसेट तो है बट वो ना तो पीपीई है ना तो इंटेंजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल WIP में आ जाएगा। और ये हो गया हम लोगों का पीपीई का आधा अधूरा चीज, मतलब जो फिक्स टेंजिबल एसेट है वो अगर अंडर डेवलपमेंट है तो यहाँ पर होगा। और अगर कोई इंटेंजिबल एसेट अभी पूरा नहीं बना है, जैसे कि मान लो कि
कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है, वो पूरा नहीं हुआ है अभी तक, वो अंडर प्रोसेस है, तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट यहाँ आएगा। पूरा बना हुआ एसेट यहाँ पर आएगा, आधा अधूरा बना हुआ ऐसे नाम होगा। अगर टेंजिबल है तो कैपिटल WIP, इंटेंजिबल है तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ऐसे लिखना पड़ता है। फिर इसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, वो तो हम लोग टी शेप में भी लिखते थे, यहाँ पर हम लोग का इन्वेस्टमेंट आ जाता था, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो इसे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। फिर क्या आता था, डेटर, स्टॉक, कैश, ये सब आता था। देखो वही सब दिखेगा। डेफर्ड टैक्स का हमारा जरूरत नहीं है यहाँ पर, फिलहाल जरूरत नहीं है, अगर पॉइंट लगेगा तो हम बता देंगे। यहाँ पर देखो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हम लोग किसी को लोन या एडवांसेस दे रहे हैं। अदर नॉन करेंट एसेट, इसके अलावा कोई नॉन करेंट एसेट है तो यहाँ पर आएगा। करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ठीक है। करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब लेस देन 12 मंथ्स के लिए अगर कुछ इन्वेस्ट किया। इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक हो गया, कौन सा वाला, क्लोजिंग। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर, ये सब हम लोग तो लिखते थे ना जो टी शेप होता था उसमें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश। और वैसे भी जो हम लोग क्या बोलते हैं उसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किए, वहां पर मैंने इक्विवेलेंट का डिटेल्स में मतलब बताया कि क्या होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हम लोग किसी को लोन या एडवांस दे रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब लेस देन 12 मंथ्स के लिए। और अदर करंट एसेट मतलब इसके अलावा अगर कोई करंट एसेट होगा। तो ये सब हेडिंग दे दिया है अलग अलग, ठीक है। और हेडिंग के हिसाब से इसका प्रेजेंटेशन ऐसे बना दिया है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसी प्रेजेंटेशन को फॉलो करके बैलेंस शीट PL बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं, हम लोग ये क्वेश्चन को करेंगे। देखो ये वाला इलास्ट्रेशन 6। तो सबसे पहले मुझे ये बताओगे तुम लोग कि कौन सा पॉइंट कहां पर जाएगा, ठीक है। मतलब कौन सा डेटा कहां पर हमें लिखना चाहिए, पहले ये डिस्कस कर लेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ PL फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ हरिया केमिकल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। मतलब ये केमिकल कंपनी है, ठीक है। ये केमिकल कंपनी, केमिकल लिमिटेड नाम से तो वैसे ही लग रहा है, तो हरिया केमिकल लिमिटेड का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ये है इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक किस चीजों का होता है, ओपनिंग स्टॉक रॉ मेटेरियल का भी होता है, WIP का भी होता है, फिनिश गुड्स का भी होता है, स्टॉक इन ट्रेड का भी होता है। अब इसमें से ये कौन सा है वो हमें पता करना पड़ेगा। अगर ये रॉ मटेरियल का है तो वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में चला जाएगा। और अगर ये WIP फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड है तो वो चेंजेस इन इन्वेंट्री में जाएगा। अभी तो पढ़ के हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये इन्वेंट्री किस चीज का है, तो आगे पढ़ के देखेंगे, कुछ डिटेल्स रहेगा तो उससे आइडेंटिफाई करेंगे। फर्नीचर कहाँ आएगा, बोलो फर्नीचर कहाँ आएगा, ये बताओ। बैलेंस शीट। हाँ नहीं, मुझे पूरा हेड बताओ, बैलेंस शीट में कहां पर आएगा, मतलब मुझे डिटेल्स बताओ, एकदम लास्ट डिटेल्स बताओ कहां पर आएगा। लॉन्ग टर्म एसेट में। और डिटेल्स लॉन्ग टर्म एसेट में तो आएगा, नॉन करेंट बोला जाता है उसे, लॉन्ग टर्म लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे हम। एक बार दिखाते हैं ताकि एक बार याद रह जाए। जैसे ये देखो, यहां से बताओ, नॉन करेंट एसेट। PPE, ये बताना पड़ेगा ना, लिखे कहाँ, क्योंकि हमें तो इसमें से कोई एक पॉइंट में लिखना पड़ेगा। नॉन करेंट एसेट में तो कितने सारी चीजें, नॉन करेंट एसेट में पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है, नीचे पॉइंट D भी है, A के अंडर ये सब है। तो मुझे एकदम लास्ट वाला पॉइंट बताओ जिसपे हम लोग इसे लिखेंगे, दैट इज PPE, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग को आंसर देना है, मैंने एक बार बता दिया, अब तुम लोग दे सकते हो। तो अब ये फर्नीचर कहाँ पर आएगा, PPE में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट कहां पर आएगा, ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, तो ये डिस्काउंट हम लोग का डेबिट डिस्काउंट है, तो ये कहां पर आएगा। पहले ये सोचो, बैलेंस शीट या PL, दिमाग में ये सेट कर लो, फिर PL में होगा तो कहां पर आएगा ये। हाँ बोलो। PL। हाँ PL में तो होगा, डिटेल्स बताओ कहां पर आएगा। डेबिट। नहीं, नाम बताओ। CPC EFDO में से कहां पर आएगा, एक्सपेंसेस में आएगा ना, ये नाम बताना पड़ेगा, तभी तो याद रखना है, तभी तो हमें सीखना पड़ता है ना अलग से। इसमें से कहां पर आएगा, एक्सपेंसेस है, समझ में आ गया, डिस्काउंट है, डेबिट है, एक्सपेंसेस है। कहां आएगा एक्सपेंसेस का, तो ये सब हेड है, CPC EFDO, कहां लिखना पड़ेगा। अदर एक्सपेंस।
अदर एक्सपेंसेस में आएगा, यही चीज मुझे पूछना है। अदर एक्सपेंसेस में आएगा। लोन टू डायरेक्टर, डायरेक्टर को अगर हम लोग लोन दे रहे हैं तो ये क्या होगा, पहला बात है बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है, ऐसे सोचना चाहिए। लोन है, बैलेंस शीट में आएगा। लोन दिया है हम लोगों ने, तो एसेट होगा कि लाइबिलिटी, एसेट होगा। अब अगर हम लोगों ने लोन दिया है, एसेट है, तो ये कहां पर आना चाहिए, तो हम लोगों ने ये देख रखा है कि हम लोग के बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ऐसा एक पॉइंट है, अगर हम लोग किसी को लोन देते हैं तो वो दिखा सकते हैं। ये देखो, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर ये हम लोग मानेंगे कि नॉन करेंट एसेट है तो उसको दिखाएंगे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, और अगर मानेंगे शॉर्ट टर्म है तो दिखाएंगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो नॉर्मली कुछ नहीं बोलने पे हम लोग इसे लॉन्ग टर्म पे ही दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको कहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे लोन टू डायरेक्टर को नॉन करेंट एसेट, यहां पर हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अच्छा, अब बताओ एडवर्टाइजमेंट कहाँ आएगा। मैम अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंसेस, मैम खर्चा PL। है। हाँ, पीएल, पीएल, लेकिन पीएल में बताना पड़ेगा कहां पर आएगा, पीएल के एक्सपेंसेस में, अदर एक्सपेंसेस में आएगा, है ना। क्योंकि ना तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल का, पहला बात है ये पहला तीन तो ट्रेडिंग का होता है, तो एडवर्टाइजमेंट तो हम लोग पीएल में लिखते हैं, तो पीएल में से ये तीन बचा, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, तो ये पहले वाले तीनों में तो नहीं आएगा, तो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। बैड डेप्ट कहाँ आएगा, फिर से बताओ, सेम तरह का ही डेटा हो गया। बैड डेप्ट कहाँ आएगा, ये हम दिखाते, या फिर तुम लोग कॉपी से भी देख के लिख सकते हो। बैड डेप्ट कहाँ आएगा, मैम अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंसेस, करेक्ट, बैड डेप्ट आएगा हम लोग का अदर एक्सपेंसेस में। अच्छा, कमीशन कहाँ पर आएगा, कमीशन का खर्चा कहाँ पर आएगा, अदर एक्सपेंस। मैम अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, कमीशन अदर एक्सपेंसेस में आएगा। मेटेरियल कंज्यूम्ड, अब बताओ ये कहाँ पर आएगा, इसका तो अपना अलग हेड ही है ना। हाँ बोलो। रॉ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल कंज्यूम। ये कॉस्ट ऑफ वाला मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्योंकि इसका तो अपना अलग हेड ही है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब यहाँ पर क्या क्या आ गया होगा, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल कंज्यूम्ड ही बता दिया, प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये इन्वेंट्री क्या रॉ मटेरियल का हो सकता है, मुझे बताओ। अगर मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दे दिया है, जिसका मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करने के बाद मिला हुआ डेटा, तो इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री में क्या मेरा रॉ मटेरियल कवर होगा, क्या क्या कवर होता है इसमें, WIP, स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड्स, तो कौन सा कवर नहीं होगा, कंफर्म हो गया है कौन सा कवर नहीं होगा, क्योंकि अगर मटेरियल कंज्यूम्ड है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल तो यहाँ आएगा, तो क्या ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बताएगा यहाँ पर, नो। ये रॉ मटेरियल नहीं है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, ये इन्वेंट्री ये तीनों चीजों का है, तो ये कहाँ जाएगा, अब बताओ, ये तीनों चीजों का ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ पर जाता है, मैंने यहाँ समझाया ना, अपना कॉपी तुम लोग देखो ना, ये तीन चीज का ओपनिंग और क्लोजिंग एडजस्ट करके ये कहाँ आता है, चेंजेस इन इन्वेंट्री में आता है, तो बताओ ये कहाँ पर आएगा, बता ही दिया मैंने, ये कहाँ पर आएगा, चेंजेस इन स्टॉक इन, चेंजेस इन इन्वेंट्री, है ना, ये चेंजेस इन इन्वेंट्री में आएगा। अब इसको पूरा करने के लिए क्लोजिंग वाला भी डेटा हमें चाहिए। अच्छा, अब आगे फिर से पढ़ते, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पर आएगा, पीपीई में आएगा, ठीक है। हाँ, पीपीई में आएगा। रेंटल, रेंटल मतलब रेंट, अब रेंटल डेबिट साइड में है तो एक्सपेंसेस है, तो कहाँ पर आएगा, अदर अदर एक्सपेंसेस। करेंट अकाउंट जो हम लोग बैंक में ओपन करते हैं, तो ये कहाँ पर आएगा, करेंट अकाउंट बैंक में हम लोग हाँ बोलो, अरे बोलो। कैश एंड बैंक। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नाम हमें जैसा है वैसा ही यूज करना पड़ेगा, कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंडर कैश एंड बैंक में आएगा, हाँ ठीक है, चलो ऐसे भी बोल सकते हैं, कैश एंड बैंक में आ जाएगा, करेंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। अच्छा, कैश कहाँ पर आएगा, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सेम है ना, यहाँ पर जो हुआ यहाँ पर भी वही ट्रीटमेंट होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट साइड है, मतलब हम लोगों ने लोन लिया होगा, लोन भर रहे हैं, बैंक लोन भर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कहाँ पर आएगा, अदर एक्सपेंस। नहीं, इसका अलग दिया हुआ है, हाँ बोलो, फाइनेंस बोलो, कॉस्ट।
फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। तो यहाँ पर कहा चला गया, ये रहा, फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। अच्छा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ आता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस के हेड में आएगा। ये खुद से अदर बताओ एक्सपेंस, कहाँ आएगा? अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि बाकी जगह पे तो कवर हो नहीं रहा है, तो ये आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। फिक्सचर, फिक्सचर का मतलब वही फर्नीचर फिक्सचर के तरह, पीपी, ठीक है, फिक्सचर का मतलब पीपी में आएगा। वेजेस कहाँ पर आएगा? वेजेस बोलो, वेजेस का अपना अलग हेड है, देखो ना कॉपी में देखो, वाई वेजेस बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कंज्यूमेबल्स कहां पर आएगा? कंज्यूमेबल्स का मतलब होता है कि बिजनेस में कुछ मतलब रॉ मटेरियल की तरह, जिसे मतलब यूज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, मतलब बनाया जाता है, तो कंज्यूमेबल्स ये कहां पर आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, नहीं, ये मेटेरियल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मेटेरियल ही हो। कंज्यूमेबल्स मतलब ये यूज हो रहा है प्रोडक्शन के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये मेटेरियल हो। अगर मेटेरियल होता तो वो मेटेरियल में कवर करके दिखाता। कंज्यूमेबल मतलब कुछ चीज हम लोग खरीद रहे हैं जिसे हम लोग प्रोडक्शन में यूज कर पाएंगे, तो इसको कहाँ दिखाना चाहिए? ये मेटेरियल होता तो डायरेक्ट मेटेरियल नाम दे देता, तो फिर बाकी ये सब में से कहीं एक आना चाहिए, कहाँ आएगा फिर? अदर एक्सपेंसेस, ठीक अदर है। फ्री होल्ड लैंड ये कहाँ पर आएगा? फ्री होल्ड लैंड, मैम पीपी, करेंट पीपी तो लैंड मतलब पीपी ना, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट। टूल्स एंड इक्विपमेंट, पीपी, पीपी टूल्स एंड इक्विपमेंट का मतलब तो फिक्स्ड एसेट होता है ना, टेंजिबल है तो पीपी। गुडविल फिक्स्ड है लेकिन इनटेंजिबल है, तो कहां पर आएगा? इसका अलग हेड होता है ना, ये देखो ना, दिखाते हैं, इसका अलग हेड होता है। क्या नाम होता है? फिक्स्ड टेंजिबल को बोला जाता है पीपी, और फिक्स्ड इंटेंजिबल को इंटेंजिबल ही बोला जाता है। तो जो नाम है वही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाम के साथ हमें हैबिचुएट होना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर? गुडविल को क्या लिखेंगे? इंटेंजिबल, इंटेंजिबल, हाँ, इंटेंजिबल एसेट। ट्रेड रिसीवेबल को कहाँ दिखाएंगे? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के नाम से ही आता है, ठीक है, लेकिन कहाँ आता है? करंट एसेट के अंडर। डीलर्स एड, डीलर्स एड का मतलब डीलर्स को हम लोगों ने कुछ पैसा वैसा देके हेल्प किया, तो हम लोग का खर्चा है, तो कहाँ पर आएगा? डीलर्स एड अदर खर्चा होता है, अदर एक्सपेंसेस में आएगा। ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस करवाया, डेबिट साइड में है ना, खर्चा है, तो कहाँ पर आएगा? अदर अदर एक्सपेंसेस। और ट्रेड एक्सपेंसेस कहां पर आएगा? अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस बिजनेस रिलेटेड खर्चा है तो अदर एक्सपेंसेस में आएगा। यहाँ दो आइटम बचा है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट ये कहां पर आएगा, और डिवेंचर इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट अदर एक्सपेंस में, और डिवेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट, कॉस्ट में, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब नीचे यहाँ मिल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये कहाँ एडजस्ट करेंगे? ये भी बता दो, क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा? चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इंक्रीज, हाँ, ये सब में जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, इक्विटी शेयर ये कहाँ पर आएगा? बैलेंस शीट में शेयर एंड कैपिटल, शेयर कैपिटल में आएगा, शेयर होल्डर्स फंड के अंडर शेयर कैपिटल में आएगा। अच्छा, 11% डिवेंचर ये कहां पर आएगा? लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म, इसमें नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा, ठीक है। ये हमें सब हेड वगैरह सही सही याद रखना है, कहीं भी लिख देंगे तो हमें नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। बैंक लोन ये कहां पर आएगा? ये कुछ नहीं बताया तो लॉन्ग टर्म मानेंगे, तो ये भी नॉन करेंट लाइबिलिटी में कहां पर आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। ट्रेड पेबल ये अपना ही हेड होता है, करेंट लाइबिलिटी के अंडर ट्रेड पेबल बोल के आ जाता है। सेल्स कहां पर आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेंट रिसीव्ड ये कहां पर आएगा? रेंट रिसिप्ट मतलब क्या? रेंट का इनकम ये कहां पर अदर आएगा? इनकम, अदर अदर इनकम, करेक्ट। और ये ट्रांसफर फीस ये भी क्रेडिट साइड में है तो इनकम ही है, अदर इनकम, ये भी अदर इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कहां पर आएगा? अदर इनकम, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल कहां पर ट्रांसफर करते हैं हम लोग? पीएल जो निकल के आता है नेट प्रॉफिट, वो कहां पर ट्रांसफर करते हैं? नॉर्मल बैलेंस शीट सोच के प्रॉफिट, देखो,
रिजर्व सरप्लस में आएगा। ये ही तो हम लोग नेट प्रॉफिट बोल के ऐड नहीं करते हैं, मैंने यहाँ पर दिखाया था रिजर्व सरप्लस, ठीक है। डेप्रिसिएशन का प्रोविजन, ये हमें सोच के बताओ कि कहां पर आना चाहिए। ये डेप्रिसिएशन नहीं है। अगर डेप्रिसिएशन होता तो पहला बात है डेबिट साइड में दिखता, क्रेडिट साइड में नहीं दिखता। डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस होता है, अगर डेप्रिसिएशन होता तो ये क्रेडिट साइड में पहला बात है नहीं लिखा जाता है, वो डेबिट साइड में लिखा जाता है, तब वो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन हेड में आ जाएगा। लेकिन ये है डेप्रिसिएशन का प्रोविजन। जैसे अगर किसी ने डेप्रिसिएशन किया हुआ है, कभी भी करो, 11 में करो, फाउंडेशन में करो, कहां भी करो, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड या सिंकिंग फंड डेप्रिसिएशन सिखाया जाता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ये है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब जो भी एसेट है, एक ही एसेट का दे रखा है, मशीन का, जो मशीन खरीदा गया है उसका आज तक का डेप्रिसिएशन, आज तक का मतलब कोई 1 साल का नहीं बता रहा है, अभी तक का। जैसे मान लो अगर 5 साल पहले ये मशीन खरीदा गया था, तो 5 साल तक का डेप्रिसिएशन का टोटल, इसको बोला जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इतना डेप्रिसिएशन अभी तक मशीन पे लग चुका है, तो ये प्रोविजन है क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस में इसीलिए दिख रहा है। तो ये कहाँ जाएगा पहले बताओ, ये कौन सा आइटम है, ये कहाँ जाएगा, मतलब बैलेंस शीट में जाएगा कि पीएल में, पहले ये बताओ। प्रोविजन कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा कि पीएल में जाएगा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो भी डेटा रहता है ये सब एक ही बार ट्रीट होता है, इसका इफेक्ट जो है ये वन टाइम होता है। मतलब या तो ये एक बैलेंस शीट में जाएगा या तो हम लोग का पीएल में जाएगा, दो जगह पे नहीं जाएगा। ये है डेप्रिसिएशन का प्रोविजन क्रिएटेड है, तो ये कहाँ पर दिखना चाहिए? प्रोविजन लायबिलिटी होता है, तो प्रोविजन लायबिलिटी होता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाएगा। देखो प्रोविजन जब क्रिएट करते हैं तब वो पीएल से क्रिएट करते हैं, ये तो क्रिएट कर चुके हैं ना, तो ये प्रोविजन जब बनाते हैं तो एंट्री क्या होता है, पीएल अकाउंट डेबिट। टू क्या होता है, टू प्रोविजन। जैसे मान लो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो सकता है, प्रोविजन फॉर डेटर हो सकता है, ये भी तो हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोविजन वाला अकाउंट दे रखा है, ये पीएल जो है वो तो कम होके नेट होके ये दिख रहा होगा, बात को समझो। पीएल में भी चार्ज हुआ होगा लेकिन वो तो पीएल के बैलेंस में इंपैक्ट दिखा रहा है। प्रोविजन का जो अकाउंट है वो तो हमारा लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी में दिखेगा। अब लाइबिलिटी साइड में दिखा सकते हैं, लेकिन अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, लाइबिलिटी साइड में नहीं दिखा के हम लोग पीपीई में जो मशीन होगा उससे लेस करके दिखाएंगे, ठीक है, उससे लेस करके दिखाएंगे। जैसे मान लो हम लोग अगर रिटर्न करते हैं परचेस का तो हम लोग लेस करके दिखाते हैं ना, हम लोग चाहे तो बाई साइड में भी तो दिखा सकते हैं, बात तो एक ही होगा, लेकिन फॉर्मेट का रूल्स क्या बोल रहा है, नहीं लेस करके दिखाओ। उसी तरह से प्रोविजन को हमें कैसे दिखाना पड़ेगा, लेस करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है, फॉर्मेट बना लेंगे। अब जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करना है प्रेजेंटेशन में, लेकिन नंबर होगा जिनको पूरा करना होता है, ठीक है। जैसे हम सीए का बात कर रहे हैं, सीएस वालों को ऐसा नहीं करना पड़ेगा, उनका तो एमसीक्यू होता है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्रेजेंटेशन थोड़ा इधर उधर हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीख के रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न क्या है उससे तो हमारा आगे का फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है ना। तो हमें सीखना भी चाहिए कि कैसे करके ये पैटर्न बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पीएल बना लेंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या बोलते हैं उसे, जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट। तो पहले फॉर्मेट को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, देखो। अच्छा कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ पर एक मिनट रुको, प्रॉपरली हम लोगों को लिखना है, क्योंकि लिखने पे इसके प्रेजेंटेशन पे नंबर रहेगा, जिनको लिख के करना है तो प्रेजेंटेशन पे नंबर रहेगा। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे पहले हरिया केमिकल लिमिटेड। अच्छा क्या जरूरी है पहले बैलेंस शीट ही बनाएंगे फिर पीएल बनाएंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हम पहले पीएल ही बनाते हैं, क्योंकि पीएल में जो पीएल का जो नेट प्रॉफिट आता है वो जब तक बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं होता है तब तक बैलेंस शीट हम लोग का क्लोज नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं पहले पीएल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हरिया लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001, ठीक है, 31 मार्च 2001, हाँ यही दे रखा है। अच्छा
यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पर नोट नंबर, पर्टिकुलर्स। अब सबसे पहला क्या होना चाहिए, जो मैंने आज स्टार्टिंग में इतना कुछ बोला, ये तुम लोगों को पूरा याद होना चाहिए, तभी ना लिख पाओगे। सारे चीज पता है कहाँ पर क्या जाएंगे, लेकिन अगर ये नाम, लैंग्वेज यही याद नहीं है तो लिखोगे कैसे? तो ये जो है, ये दिमाग में जो है सेट हो जाना चाहिए कि कहाँ से शुरू करना है, ठीक है? तो मुझे तो याद है, हम लिख लेंगे, तुम लोगों को याद कर लेना है, बिना याद किए कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है? याद करना पड़ेगा कि इसमें पहले क्या लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया नोट नंबर, ये लाइन जो है ये नोट्स नंबर लिखने के लिए होगा, शेड्यूल, ठीक है? मतलब यहाँ पर हमें नोट बनाना पड़ेगा कि कौन से नोट में क्या डेटा हम लोग लिख रहे हैं, और ये कोई रफ वर्क नहीं है, ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन होता है, ठीक है? तो सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्या 1 2 3 4 इधर जो लिखा है मैंने, ये लिखना जरूरी है? नहीं, ये लिखना जरूरी नहीं है। अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा। तो देखो हम कैसे लिख रहे हैं, पहले लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो भी हम लोगों का नॉर्मल हमेशा जरूरत होता है वो लिखेंगे, ठीक है? फिर हो जाएगा अदर इनकम, अदर इनकम। ये दोनों चीज लिखने के बाद लगभग इतने जगह में हो जाएगा। ये जो टोटल आएगा इसको हम लोग लिखेंगे टोटल इनकम, टोटल इनकम, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए, ठीक है? एकदम 1 2 3 4 करके ऐसे लिखना ही है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? इसके बाद हेड करेंगे एक्सपेंसेस का, और हम तो एक्सपेंसेस को ऐसे याद रखते हैं सीपीसी ईएफडीओ, ठीक है? तुम लोगों को भी ठीक लगे तो कर सकते हो सीपीसी ईएफडीओ, ठीक है? तो सी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मुझे इस तरह से याद रखने में आसानी होता है तो मैंने इस तरह से अपना जो है ये ऐसे याद रखने का सोचा है। तुम लोग भी चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। पी फॉर आता है परचेज ऑफ, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है? समझ के अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो फिर लिखने में भी गलती नहीं होगा। यहां पर हो जाएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ, क्या क्या होता है, WIP फिनिश्ड गुड्स, एंड यहाँ पर आ जाएगा WIP फिनिश गुड्स, और यहाँ पर क्या आता है चेंजेस में, WIP फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, ये वाला, ठीक है? ये परचेज वाला स्टॉक इन ट्रेड, और ये चेंजेस वाला। यहाँ पर हो जाएगा ई फॉर इम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, नाम सारा याद होना चाहिए। फाइनेंस कॉस्ट, ये वाला हो जाएगा फाइनेंस कॉस्ट। ये वाला हो जाएगा डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, और यहां पर हो जाएगा अदर एक्सपेंसेस। सबसे पहले तो फॉर्मेट हमारा याद होके लिख लेना चाहिए हमें, ठीक है? इसके बाद टोटल करने से हमें मिलेगा टोटल, सपोज यहाँ पर हमारा हो गया तो यहाँ लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस, और इसको हम लोग नाम दे देंगे पॉइंट बी, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग को प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बस इतना लिखने से हमारा हो जाएगा। और जितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्सेप्शनल, वो सब किसी आइटम का हमें जरूरत नहीं है, ठीक है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, ए माइनस बी करके, क्योंकि इनकम से अगर हम लोग एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर क्वेश्चन में कोई टैक्स होगा तो उसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, वैसे तो मुझे दिखा नहीं कोई टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स बोल के दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पर लेस करने के बाद हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है? ये हम लोग का बन जाता है इस तरह से पीएल का स्टेटमेंट, ठीक है? ये इस तरह से पीएल का स्टेटमेंट बन जाएगा। ये पूरा बन गया फॉर्मेट। अच्छा, अब ऐसे ही सेम फॉर्मेट हम लोग बना लेंगे अपना बैलेंस शीट का, ठीक है? अब देखो मैंने तो अपने हिसाब से ये एक पेज में बना लिया, तुम लोग को थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा कि कितना जगह चाहिए होगा, ठीक है? वैसे तो मैंने सारा चीजें लिख लिया है, कुछ यहाँ पर इग्नोर नहीं किया है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं हम लोग का बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज at 31st of March 2001। इसमें पर्टिकुलर्स, शेड्यूल नंबर, मतलब नोट्स नंबर भी लिख सकते हो, नोट
नंबर और अमाउंट। अच्छा, स्ट्रक्चर पूरा कर लेना है, हम यहाँ पर लाइन नहीं लगा रहे, ठीक है, मेरा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये फर्स्ट होता है, फॉर्मेट का स्टार्टिंग यहाँ से शुरू होता है। फिर आ जाएगा हम लोग का इसके अंडर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंडर 2 पॉइंट आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, ये मेनली 2 पॉइंट ही हम लोग लिखेंगे। वैसे अगर तुम लोग देखोगे तो मैंने जो फॉर्मेट दिखाया था उसमें इसके बाद और भी 2-3 पॉइंट है, लेकिन हमें नहीं चाहिए, ठीक है, जो जरूरत है उतना ही लिखेंगे। जैसे कैपिटल, उसमें नेट प्रॉफिट, वही वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद किसी तरह का अगर नॉन करेंट लाइबिलिटी है और करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटी जब हम लोगों ने देखा तो क्रेडिट साइड में हमें 2 तरह का मिला था, ठीक है, एक डिवेंचर दिखा था, एक लोन। ये देखो लाइबिलिटी क्या है, वो तो हम लोग अगर क्रेडिट साइड चेक करेंगे तो पता चल जाएगा ना। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में ये दिखा था बैंक लोन और ये डिवेंचर, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। और तो मुझे कुछ दिखा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन से भी याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या हमें मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नॉन करेंट लाइबिलिटी में लिखेंगे एक ही पॉइंट, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग। और तो मुझे कुछ नहीं दिखा कि हम इस पे और भी कुछ लिखे। और भी कुछ का मतलब ये देखो क्या क्या होता है, दिखाते हैं। ये देखो, यहाँ पर हम लोगों का नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग के अलावा डेफर्ड टैक्स, जिसका नीड नहीं है, लेकिन ये सब होता है कभी कभी, जैसे कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ऐसा कुछ बोला नहीं था क्वेश्चन में। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ऐसा भी कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, यहाँ पर नॉन करेंट लाइबिलिटी हो गया, इसके बाद करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल होता है। सबसे पहले तो क्रेडिटर ही दिमाग में आता है, बिल्स, रिसीवेबल, पेबल, ये सब। तो यहाँ पर हमें ट्रेड पेबल दिखा और तो कुछ नहीं दिखा, तो ट्रेड पेबल अपना नाम ट्रेड पेबल के हिसाब से ही रहता है, तो यहाँ पर ट्रेड पेबल ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंडर लोन वगैरह आता है, लोन अलग से नहीं लिखा जाता है। और ट्रेड पेबल को मतलब क्रेडिटर का नया नाम जो है वो है ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग का ये टोटल हो जाएगा। और इसके बाद एसेट्स, एसेट साइड लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं एसेट। एसेट का 2 पार्ट होगा, करेंट और नॉन करेंट। तो पहले नॉन करेंट आता है, नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट में हम लोगों ने टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों ही देखा, मतलब टेंजिबल को हमें पीपीई लिखना है, ठीक है, और इंटेंजिबल को इंटेंजिबल लिखना पड़ेगा। और अंडर प्रोसेस में कोई कुछ भी हम लोगों ने देखा नहीं। अगर अंडर प्रोसेस टेंजिबल होता तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल होता तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ऐसे लिखना पड़ता है। इसके अंडर 4 हेड होता है, ठीक है। करते करते ना ऑटोमेटिकली फॉर्मेट देखोगे कि खुद ब खुद याद हो गया, ठीक है, ये प्रैक्टिस का बात है और कुछ नहीं। इंटेंजिबल एसेट। अच्छा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे करेंट एसेट। करेंट एसेट में क्या क्या आता है, करेंट एसेट में डेटर आता है जिसका नाम है अभी ट्रेड रिसीवेबल, और कैश का हम लोगों ने बहुत सारा ट्रांजैक्शन देखा था। और इन्वेंट्रीज, तो यहाँ पर लिखते हैं, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, यहाँ पर लिख देते हैं इन्वेंट्रीज। देखो, जैसे ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी डेटा है उसका इंपैक्ट एक ही बार आएगा, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ है, जैसे कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्लोजिंग इन्वेंट्री का, ये 2 जगह पे आएगा। एक बार तो हम लोगों ने चेंजेस इन उसमें दिखाना है और एक बार यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, और क्या आ जाएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, और एक आ जाएगा, हम लोगों ने शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिया था। ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टर को, यहाँ पर कहीं था, मुझे जितना याद आ रहा है, ये देखो लोन टू डायरेक्टर। तो लोन टू डायरेक्टर को हम लोग लॉन्ग टर्म भी दिखा सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी दिखा सकते हैं। अच्छा, देखते हैं, ये लोन टू डायरेक्टर लॉन्ग टर्म दिखाओ तो लॉन्ग टर्म में दिखा दो, शॉर्ट टर्म दिखाना है तो शॉर्ट टर्म में दिखा दो, ठीक है। तो जैसा ठीक लगे, फिलहाल हम यहाँ पर दिखा देते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अगर हमें यहाँ दिखाना है तो शॉर्ट टर्म, इसको सॉरी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिखना पड़ेगा। प्रोविजन थोड़ी ना होता है ये, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस।
ठीक है, यहाँ पर हम लोग नोट्स नंबर को लिखते जाएंगे जैसे होगा। क्या नोट्स नंबर हमें ऐसे शुरू करना है, यहाँ पर ही 1 2 3 4 लिखना है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग नोट्स को अपने हिसाब से बना सकते हैं, फिर उसको पुट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब कैसे बनाएंगे, हम लोग यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ से अपना नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमें शेयर कैपिटल से ही बनाना स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो इन्वेंट्रीज था, ये हम लोग का चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में आया था, इसीलिए हम पहला नोट बनाएंगे, नोट नंबर 1। देखो, कुछ एक पैटर्न से बनाना चाहिए, नहीं तो कैसे समझ में आएगा। तो ऐसा बात नहीं है, क्योंकि तुम लोग अगर अपना अपना मैट देखोगे तो वहां पर देखोगे पहले बैलेंस शीट बना है, फिर पीएल बना है, बैलेंस शीट में 1 2 3 4 क्या है, फिर पीएल में उसके बाद आए। लेकिन ऐसा कोई रूल्स नहीं होता है कि ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग नोट्स अपने हिसाब से बना सकते, बस प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर देखो, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को हमें कौन से नोट्स में दिखाना है, चेंजेस इन इन्वेंट्री, हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने रीड किया, उसी हिसाब से हम लोग अपना पॉइंट बनाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ WIP, SIT और फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, इसका होगा। अच्छा, अब इसमें देखो, यहाँ प्रेजेंटेशन लेकिन अच्छा होना चाहिए। तो देखो ऐसे करके, फिर इसके बाद हम लोग ऐसे लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ये प्रेजेंटेशन लेकिन करना पड़ेगा, जिनको लिख के करना है, नहीं तो 12 नंबर ऐसे ही नहीं मिलेंगे। 31 मार्च 2001 और 31 मार्च 2000। ठीक है, ये हो गया, x0 हो जाएगा, x0 और x1। ठीक है, अच्छा, ये हो गया पर्टिकुलर्स। यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, ओपनिंग, हम लोग चेंजेस ढूंढेंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस आना चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 6,80,000। करेंट ईयर का ही सब दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे। फिर इसके बाद है फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस रख देंगे, इसके बाद फर्नीचर वाला पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा जगह रख देते, इतना तक जगह रख देते हैं। नेक्स्ट बनाते हैं नोट्स नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर बना लेते हैं नोट नंबर 2। और नोट नंबर 2 हमें फर्नीचर के बारे में बनाना है, यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। यहाँ पर लिखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर बनेगा हम लोग का नोट्स नंबर 2। ठीक है, अच्छा, नोट्स नंबर 2 में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहला हमें जो मिला वही लिख लेंगे। पहले हमें मिला है फर्नीचर 2 लाख, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर। पर्टिकुलर्स, ग्रॉस अमाउंट। क्यों ग्रॉस अमाउंट लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका जो है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट करके है, इसीलिए हमें ग्रॉस अमाउंट लिखना पड़ेगा। ग्रॉस अमाउंट मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अभी तक का चार्ज किया हुआ डेप्रिसिएशन। अच्छा, यहाँ पर फर्नीचर मिल गया है 2 लाख का, तो यहाँ लिखते हैं फर्नीचर 2 लाख, ग्रॉस अमाउंट पे लिख दिया मैंने। अच्छा, इसके बाद है डिस्काउंट, मतलब अदर एक्सपेंसेस का नोट्स बनना चाहिए। अब देखो, हम लोग का फिक्स्ड एसेट काफी सारा था, तो यहाँ पर इतना जगह हम छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 4 हम लोग का फिक्स्ड एसेट था। हम नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं, नेक्स्ट पेज में जाके हम बनाएंगे नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 जो कि है अदर एक्सपेंसेस का। क्यों अदर एक्सपेंसेस का बना रहे, क्योंकि मुझे क्या मिला है, अभी डिस्काउंट मिला है, तो अदर एक्सपेंसेस, ताकि कुछ भी मेरा डेटा मिस ना हो जाए, इसीलिए इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर भी सेम तरीके से पर्टिकुलर और अमाउंट। 31 मार्च 2001। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट है 40,000। अच्छा, इसके बाद है लोन टू डायरेक्टर। ठीक है, लोन टू डायरेक्टर आ रहा है, इसके बाद देख लेते हैं। हाँ, लोन टू डायरेक्टर, ये हम लोग का बैलेंस शीट का है, तो अभी तो हम लोग पीएल का बना रहे हैं, तो इसको एक बार स्किप करते हैं। फिर है एडवर्टाइजमेंट, ये लिख देते हैं यहाँ पर।
एडवर्टाइजमेंट का कितना है? एडवर्टाइजमेंट का है 20,000। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट के बाद बैड डेप्ट 35,000। अच्छा, बैड डेप्ट के बाद है कमीशन 1,20,000। कमीशन 1,20,000। अच्छा, इसके बाद है मेटेरियल कंज्यूम 23,19,000। तो ये हमें डायरेक्टली बोल दिया, इसका नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग का लिखा हुआ रहता है ना, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड। अगर क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली दे दिया है तो नोट्स का जरूरत नहीं है। जब एक ही हेड के अंदर मोर देन वन आइटम रहता है तो नोट्स बनाना जरूरी है। तो मेटेरियल कंज्यूम 23,19,000 ये हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देंगे, इसका हमें नोट का जरूरत नहीं है। मतलब अगर हमें ओपनिंग क्लोजिंग इस तरह से दिया हुआ रहता तो हमें नोट बनाना पड़ता। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, पीपीई में चला जाएगा 8,60,000। प्लांट एंड मशीनरी पीपीई में चला जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 8,60,000। अच्छा, फिर है रेंटल, अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। रेंटल, रेंटल का वैल्यू है हम लोगों का 25,000। अच्छा, अब आ गया करेंट अकाउंट, कैश। अच्छा, लगातार दो आइटम आ गया, चलो इसको हम लोग बना लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस में और भी कुछ आइटम आ सकता है, ठीक है, अभी भी बाकी है, तो हम इतना जगह रख देते हैं, आई थिंक हो जाएगा। अब हम लोग बनाएंगे नोट नंबर 4, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका बना लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, इसमें क्या क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर्स सेम तरीके से लिख लेते हैं, 31 मार्च 2001, 31 मार्च 2002, ठीक है। तो ये सब तुम लोग अगर स्केल से कर लोगे तो बेटर रहेगा। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का करेंट अकाउंट। हाँ बोलो। मैं ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट मतलब इस फॉर्मेट में। हाँ, ये फॉर्मेट में दे दिए हैं। अगर जैसे क्लोजिंग का तो मुझे डेटा नहीं मिल रहा है, तो नहीं भी दोगे तो चलेगा, ठीक है। क्लोजिंग का अगर डेट जो है वो नहीं भी दोगे तो चलेगा यहाँ पर, क्योंकि है ही नहीं, एक भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो छोड़ो, क्लोजिंग वाला नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। ये वाला इररिलेवेंट हो जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि नहीं है। अगर होता तो देना जरूरी था, ये नेसेसरी नहीं है, ये नेसेसरी है। अच्छा, करेंट अकाउंट हो जाएगा 45, कैश 8,000। 8,000। अच्छा, इसके बाद आ रहा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन मतलब फाइनेंस एक्सपेंस था, ठीक है। तो ये फाइनेंस एक्सपेंसेस में लिख लेते हैं, नोट्स नंबर बन जाएगा 5, पीछे ही बना लेते हैं, अगर यहाँ कुछ होगा तो लिख लेंगे। नोट नंबर 5, नोट 5, फाइनेंस एक्सपेंसेस। अच्छा, पर्टिकुलर्स 31 मार्च 2001। अच्छा, इसमें आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अच्छा, इसका वैल्यू है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,16,000। अच्छा, इसके बाद आ रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये अदर एक्सपेंसेस में जाएगा 10,000, मतलब यहाँ पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये हो गया 10,000। अच्छा, इसके बाद फिक्सचर है, वो हम लोग का आ जाएगा पीपीई में। पीपीई यहाँ पर लिखा है मैंने, तो यहाँ फिक्सचर लिख देते हैं। तो हमें ना समझ के जगह भी रखना पड़ेगा, जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो दिमाग में रखना पड़ेगा कि कितना कितना आइटम है। तो फिक्सचर 3 लाख,
अच्छा, इसके बाद है यहाँ पर वेजेस। ठीक है, तो वेजेस हम लोग का कहाँ पर आता है? वेजेस हम लोग का आ जाएगा जो मतलब इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और ये एक ही आइटम था तो हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अगर चाहो तो इसका नोट भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर चाहो तो नोट भी बना सकते हो, तो नोट बन जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे कि मान लो नोट नंबर 6 बना लिया मैंने, इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब एक ही आइटम था तो हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। पर्टिकुलर्स 31 मार्च 2001 वेजेस। अच्छा, वेजेस में यहाँ पर आ जाएगा 9 लाख। अच्छा, कंज्यूमेबल्स था, ये अदर एक्सपेंसेस में आ जाता है। कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स हो जाएगा 84,000। फिर पीपी में आ जाएगा फ्री होल्ड लैंड, फ्री होल्ड लैंड, ये पीपी में आ जाएगा 15,46,000। अच्छा, इसके बाद टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये भी हम लोग का पीपी में आ जाएगा। टूल्स एंड इक्विपमेंट ये भी हम लोग का पीपी में आ जाएगा। टूल्स एंड इक्विपमेंट 2,45,000। टूल्स एंड इक्विपमेंट 2,45,000। अच्छा, टूल्स एंड इक्विपमेंट के बाद गुडविल, गुडविल कहाँ पर आएगा? इंटेंजिबल एसेट पे आएगा, तो इसका हम लोग नोट बना सकते हैं, नोट नंबर 7। अब बना भी सकते हो क्योंकि एक ही है आइटम, तो वहां पर भी ना हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे मान लो टाइम का बहुत ही कमी है तो वहां पर लिख सकते हो, इसमें इग्नोर कर सकते हो। सिंगल आइटम है तो इग्नोर कर सकते हो, जैसे ये वेजेस वाला था। अभी हम एक बार पूरा बना देते हैं, जैसे कि गुडविल का इंटेंजिबल एसेट, ये हेडिंग के अंडर आएगा। पर्टिकुलर्स 31 मार्च 2001 गुडविल 2,65,000। अच्छा, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल नाम पे ही रहता है, तो इसको तो डायरेक्टली लिख ही सकते हैं, इसमें हमें हेड बनाने का जरूरत नहीं। जैसे वेजेस, वेजेस नाम पे नहीं रहता है तो मैंने इसलिए बना दिया, फिर भी एक डेटा था तो नहीं भी बनाते तो भी चलता। अब ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्टली लिख देते हैं, हेडिंग के साथ है 4,40,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 4,40,000, ये बन गया ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, डीलर्स एड ये अदर एक्सपेंसेस में जाता है, तो अदर एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे डीलर्स एड, डीलर्स एड, डीलर्स को हम लोगों ने हेल्प किया 21,000। अच्छा, फिर था ट्रांजिट इंश्योरेंस ट्रेड एक्सपेंसेस, ये सब भी यहाँ पर आएगा। ट्रांजिट इंश्योरेंस ट्रेड एक्सपेंसेस, और तो जगह ही नहीं है, अगर आए तो 30 और 37, ये 30 है, 30 और 37। अच्छा, इसके बाद नीचे था हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट, ये एक आएगा, और डिवेंचर इंटरेस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट इसको हम एक काम करते हैं, ऊपर लिख देते हैं, जगह नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट है हम लोग का 54,000। और इंटरेस्ट जो है वो हम लोग का फाइनेंस कॉस्ट में आएगा, ये रहा फाइनेंस कॉस्ट, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा डिवेंचर इंटरेस्ट 55,000, डिवेंचर इंटरेस्ट 55,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्रेडिट साइड में चलते हैं। क्रेडिट साइड में आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल का नोट्स बनना चाहिए, ये बना नोट नंबर 7। अब बनाएंगे नोट नंबर 8, यहाँ पर लिखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में पर्टिकुलर्स
31 मार्च 2001। अच्छा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। हम लोग को ऑथराइज्ड अलग से कुछ नहीं बताया, ये हमें इशूड बता दिया है, ठीक है। तो इसके अंडर ये हमें नहीं पता, इसके बाद लिख देंगे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पर वैल्यू दे रखा है 25 लाख, इसमें और तो कुछ नहीं आएगा। 25 लाख इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, ये 25 लाख। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है डिवेंचर, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा। क्या लॉन्ग टर्म बोरिंग कहीं पर लिखा था मैंने? नहीं, लॉन्ग टर्म बोरिंग मुझे तो नहीं लगता है लिखा होगा। अच्छा, इक्विटी यहाँ पर लिख दिया मैंने, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये ऑथराइज में भी है ना, हम लोग इतना लिख सकते हैं। ये देखो, ये इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ये मैंने लिख दिया इतना। और ऑथराइज में भी लिख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10, क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो ये भी, ये हम लोग का ऑथराइज हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का ऑथराइज हो जाएगा। और ये हम लोग का पेड अप, ये इतना ही अमाउंट है। अच्छा, अब नोट नंबर 9 बना लेते हैं, जहां पर लॉन्ग टर्म बोरिंग दिखा देंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग, दो तरह का लॉन्ग टर्म बोरिंग था शायद। पर्टिकुलर्स 31 मार्च 2001, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 11% डिवेंचर। अच्छा, 11% डिवेंचर, 5 लाख, बैंक लोन 6,45,000। 6,45,000, और तो कुछ नहीं है इसमें, फिर भी ठीक है, जब क्लोज सारा करेंगे तभी लाइन बाय लाइन करेंगे। फिर ट्रेड पेबल, अब ट्रेड पेबल का अलग से बनाने का जरूरत नहीं, इसी नाम पे रहता है तो इसको लिख देंगे। अगर कोई एडजस्टमेंट होता तो लिखना जरूरी होता। ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल हम लोग का यहाँ पर है, ये रहा ट्रेड पेबल, इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे ट्रायल बैलेंस से लेके 2,81,000, 2,81,000। अच्छा, इसके बाद है हम लोग का सेल्स, ठीक है। तो सेल्स जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे? सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम, ये देखो, ये सेल्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यही वाला हम लोग का सेल्स होता है। सेल्स मतलब ट्रेडिंग आइटम, तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 42,68,000। अच्छा, फिर देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। अब अदर इनकम बहुत सारा है, जैसे कि दो है एक्चुअली, रेंट रिसिप्ट और ट्रांसफर फीस। तो ये दोनों को हमें अलग से लिखना पड़ेगा। जब भी मोर देन वन आइटम होगा तो मैंडेटरी है कि नोट्स बना के ही करना है, ठीक है। अगर एक आइटम होता है तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। नोट नंबर 10, यहाँ पर लिखेंगे अदर इनकम, पर्टिकुलर्स 31 मार्च 2001। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे रेंट रिसिप्ट और यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफर फीस। अच्छा, रेंट रिसिप्ट है 46, ट्रांसफर फीस 10,000। अच्छा, ये दोनों का टोटल हो जाएगा, एक ही बार में टोटल करेंगे, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कहां पर आता है? ये रिजर्व सरप्लस में आएगा, ठीक है। रिजर्व सरप्लस बनेगा नोट नंबर 11, नोट नंबर 11, रिजर्व एंड सरप्लस, पर्टिकुलर्स 31 मार्च 2001। अच्छा, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1,39,000 था, 1,39,000। अब आ गया डेप्रिसिएशन का
प्रोविजन, ठीक है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। जो पीपी में देखो मैंने यहाँ पर पीपी जब बनाया तो वो उसका स्ट्रक्चर बना रखा है। ये देखो मशीन का डेप्रिसिएशन, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉलम में चला जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का है तो 1,46,000 यहाँ पर लिखेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 1,46,000, ठीक है। अब ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके अपना जो नोट्स टू अकाउंट्स है उसे क्लोज करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नोट्स टू अकाउंट्स क्या है, यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स में है हम लोग का, अच्छा ये क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना पड़ेगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री ये वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। और ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, यहाँ पर दिखेगा, ये देखो 8,23,000। अब ये दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है चेक करके देखते हैं। ये आ जाएगा हम लोग का 8 लाख, हम अपने कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 6,80,000 माइनस 8,23,000, नेगेटिव में आ रहा है 1,43,000, ठीक है। अब नेगेटिव में आ रहा है मतलब ये प्रॉफिट जनरेट हुआ है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। इसे कहाँ दिखाएंगे, चेंजेस इन इन्वेंट्री में नेगेटिव में दिखाएंगे, ठीक है। चेंजेस इन इन्वेंट्री में नेगेटिव में दिखाएंगे 1,43,000 यहाँ पर, ये हो गया। अच्छा, फिर नोट्स नंबर 2, नोट्स नंबर 2 यानी जो हम लोग का पीपी का नोट्स है, ठीक है। तो पीपी का नोट्स में हम लोग यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट, यहाँ नेट अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट जैसे लिखा है, यहाँ पर अब हम लोग को लिखना पड़ेगा नेट अमाउंट, नेट अमाउंट पीपी का। तो इस पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है तो ये 2 लाख ही रहेगा। इस पे माइनस हो जाएगा 8,60,000 माइनस 1,46,000, तो ये हो जाएगा 7,14,000, ये 3 लाख ही रहेगा। 15,46 और 2,45, अब ये सबको करना है हमें ऐड। तो 7,14,000 ये दिख रहा है कैलकुलेटर पे, 2 लाख और 3 लाख, 5 लाख और यहाँ 15 मतलब 20,46,000, 20,46,000 प्लस 24,500, 2,45,000, 24,50,000, ये आ रहा है हम लोग का टोटल करने के बाद। गलत आ गया शायद, देख लेते। 2,45,000 দেখা লিখেন 24,50,000 হয়ে গেল। ওইটা 2,45,000 মনে হচ্ছে, এটা ভুল লিখেছি আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ, अच्छा अब देखो टोटल करने से कितना होगा, तो 2 लाख और ये 3 लाख, 5 लाख, 5 लाख और यहाँ पर 15 मतलब हो गया 20 लाख। 20,46,000, 20,46,000 प्लस 7,14,000 प्लस 2,45,000। अच्छा, ये हो जाएगा 30 लाख, ऐसे 30,05,000 ये लिख लें। अब पीपी में लिख लेते हैं 30,05,000, पीपी मतलब ये वाला 30,05,000। अच्छा, नेक्स्ट नोट नंबर 3, यहाँ पर हमें खर्चे सारे ऐड करने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं कितना कितना होगा। 54 और 40 और 20 60 और यहाँ पर हो गया 54, तो 54 प्लस 60 मतलब 1,14,000, 1,14,000 प्लस 35,000 प्लस 1,20,000, 25 और 10 प्लस 35,000। हाँ बोलो कत হচ্ছে। 4,76,000। अच्छा, एक मिनट चेक भी कर लेते हैं। 4,76,000 और एक बार देख लेते। 21, हाँ 4,76,000 आ रहा है, सही है। चलो 4,76,000 ये वाला लिख देंगे अदर एक्सपेंसेस में। 4,76,000, 4,76,000। अच्छा, ये हो गया नोट्स नंबर 3। अच्छा, अब नोट्स नंबर 4 ये है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। ये दोनों का टोटल करते हैं 45 प्लस 8 मतलब ये हो गया 53,000। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखेंगे 53,000, ये वाला 53,000।
अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। अब ये वाला लिखते हैं, चलो। ये हो गया हम लोग का इंटरेस्ट, ये फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। 1,16,000 प्लस 55,000, तो ये हो गया 1,71,000 फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट ये वाला 1,71,000। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर नोट्स नंबर भी लगाना चाहिए था, जो मैंने नहीं लगाया, अभी लगा लेते, ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे। जैसे पहला नोट नंबर है चेंजेस इन इन्वेंट्री, पहला नोट नंबर 1 है, ये वाला 1 हो जाएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री। अच्छा, नोट नंबर 2 था प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, ये नोट नंबर के यहाँ पर 2 लग जाएगा। अच्छा, इसके बाद नोट नंबर 3 था अदर एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4 नंबर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4 नंबर, और 3 नंबर पे है अदर एक्सपेंसेस, तो ये 3 नंबर पे दिखाना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। फाइनेंस कॉस्ट 5 नंबर पे, इम्प्लॉय बेनिफिट 6 नंबर पे, फाइनेंस कॉस्ट 5 नंबर पे, इम्प्लॉय बेनिफिट 6 नंबर पे, तो ये फाइनेंस कॉस्ट हो गया 5 नंबर पे, इम्प्लॉय बेनिफिट 6 नंबर पे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 5 6 नंबर तक कंप्लीट हो गया। 7th नंबर पे है इंटेंजिबल एसेट गुडविल, तो 7th नंबर पे इंटेंजिबल एसेट गुडविल, 7 नंबर पे इंटेंजिबल एसेट गुडविल। अच्छा, इसका वैल्यू कितना है यहाँ से देख लेते, गुडविल तो एक अलग ही था, यहाँ से 2,65,000, नहीं तो फिर उतना सारा पेज चेंज करना पड़ेगा। 2,65,000, तो 7th नंबर तक हो गया। अच्छा चलो, अब 8th नंबर पे है शेयर कैपिटल 25 लाख, 8th नंबर पे है शेयर कैपिटल 25 लाख, ये 8th नंबर पे 25 लाख। अच्छा, 9th नंबर पे देखते हैं। 9th नंबर पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसका टोटल करना पड़ेगा 11,45,000। 9th नंबर पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग 11,45,000। नॉन करेंट लाइबिलिटी। अच्छा, अब ये वाला अदर इनकम, अदर इनकम का टोटल करना पड़ेगा। नोट नंबर 10 है 56, नोट नंबर 10 56,000। अच्छा, फिर इसके बाद अदर इनकम के बाद नोट्स नंबर 10 हो गया, एक ही बचा है रिजर्व सरप्लस। अच्छा, इसमें रिजर्व सरप्लस कंप्लीट तब होगा जब मेरा पीएल कंप्लीट होगा, क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट भी वहां पर ऐड होगा, ठीक है। पहले अब क्या करना है, देखो पीएल में सब लिख लिया हम लोगों ने, पीएल को ऐड करके दिखाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन यहाँ पर कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अच्छा, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मैंने अमाउंट नहीं लिखा, सिर्फ 6th नंबर लिख के रख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले चेक करते हैं कि इनकम कितना होता है टोटल। एक मिनट, आंसर भी साथ साथ देखते जाएंगे, टोटल कर लेते चलो। देखो टोटल करके कितना आ रहा है, 42,68,000 प्लस 56, तो ये टोटल हो जाएगा 43,24,000। अच्छा, इसके बाद 23,19,000 माइनस 1,43,000। अच्छा, वेजेस का वैल्यू था शायद 9 लाख, वेजेस तो हाँ 9 लाख था, ठीक है। टोटल देख लो कितना होगा, 23,19 माइनस 1,43,000 प्लस 9 लाख प्लस 1,71,000। अच्छा, 1,71,000। अच्छा, मैंने ये इम्प्लॉय बेनिफिट, ये फाइनेंस कॉस्ट है, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन नहीं था, अदर एक्सपेंसेस में ये आ गया 4,76,000। 37,14,000। 37,23,000 ये आ रहा है, 37,23,000 आएगा। अच्छा, अब ये दोनों का लेस करके बताओ कितना होगा, -43,24, 6,01,000। देखो 6,01,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कुछ नहीं था, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ये हो जाएगा 6,01,000। ठीक है, अब ये प्रॉफिट यहाँ पर ऐड होगा, ये जो बना हुआ है ना यहाँ पर रिजर्व सरप्लस, ये यहाँ पर ऐड होगा 6,01,000, ये वाला हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोल के ऐड करेंगे, इसको हम लोग प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर बोल के ऐड करेंगे, प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का है। इसमें अगर हम लोग 2 कॉलम बनाते तो ठीक रहता, मतलब 2 ईयर का डेटा अगर लिख लेते तो ठीक रहता, क्योंकि रिजर्व सरप्लस का यहाँ पर हम लोग का 2 डेटा है, एक हम लोग का प्रीवियस ईयर का रिजर्व सरप्लस है और एक हम लोग का करेंट ईयर का रिजर्व सरप्लस है। अच्छा, इसका टोटल तो कर लिया मैंने, अब इसको लिख देंगे। तो ये 7,40,000 है, बोलो। ये टोटल लगता है 7,40,000। अच्छा, 7,40,000 ये लिख देते हैं, 7,40,000 रिजर्व सरप्लस में। अच्छा, अब ये नोट नंबर कितना था वो भी तो लिखना पड़ेगा, 11 शायद, हाँ 11। बस अब बैलेंस शीट अगर टैली हो जाता है तो हो गया, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेते हैं। 25 लाख, 7,40,000, 7,40,000, हाँ। इसके बाद 11,45,000, 2,81,000, 46,66, ये भी इतना ही आना चाहिए। अच्छा, स्टॉक नहीं लिखा, ये लिखना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी कुछ था क्या? अच्छा, इन्वेंट्रीज, उसका लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक जितना था। 1 मिनट, वो छूट गया। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का ये वाला है 8,23,000। इन्वेंट्रीज 8,23,000, 4,40,53। अच्छा, और ये हम लोग का लोन टू डायरेक्टर, वो मैंने नहीं बनाया ना, वो भूल गए। देखो इतना सारा लिखने के बाद भी हम भूल ही गए। लॉन्ग टर्म बोरिंग में मैंने क्या क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में बैंक लोन लिखा है, लेकिन लोन टू डायरेक्टर जो है ना, ये हम लोग का शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा। ये छूट गया, कहाँ चला गया, ये रहा। लोन टू डायरेक्टर 80,000, ये मैंने नहीं लिखा है शायद ना कहीं पर भी, कहाँ लिखेंगे। वैसे तो मेरा नोट्स के हिसाब से तो कहीं नहीं जा रहा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, लिख के देख लेते हैं टैली हो रहा है कि नहीं। लोन टू डायरेक्टर ये आएगा यहाँ पर 80,000, फिर इसका देखते हैं, नोट बना लेंगे। यहाँ पर हो गया 35,30, 2,65,000, 8,23,000, 4,40,000, अच्छा 4,40,000, 53 और 80, 46, 66 और यहाँ पर 1,000। अच्छा, ये ना हम बनाना भूल गए, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये हम लोग का पहले ही बनना चाहिए था। अभी बना लेते हैं, क्या करेंगे, यहाँ भूल गए जब तो नोट नंबर अलग, अगर भूल जाते तो ऐसे ही करना पड़ेगा, पूरा तो थोड़ी ना मिटा के कर सकते हैं। नोट नंबर 12, लेकिन एग्जाम में तुम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन बना लेते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी लिख सकते हो, या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हम बार बार ये क्यों बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्रोविजन में थोड़ी ना होगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लोन टू डायरेक्टर, लोन टू डायरेक्टर 80,000, ये हो गया 31 मार्च 2001, यहाँ पर पर्टिकुलर्स। ये तभी बना लेना चाहिए था जब हम लोग का ये पॉइंट आया था, इसीलिए मैंने पॉइंट के हिसाब से ही किया। बट पता नहीं, ये मैंने बाद में मतलब बैलेंस शीट में आएगा बोल के मैंने रख दिया, फिर भूल गए। जरूरत नहीं, हम लोग ना लाइन बाय लाइन ही करेंगे, बैलेंस शीट में आएगा तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन बाय लाइन करना ही बेटर होगा, ताकि हम लोग का कुछ ना छूटे, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का लास्ट जो नोट्स नंबर था, नोट्स नंबर
11 शायद 11 या 12 ये नोट्स नंबर 12 हो जाएगा, ठीक है। और इस पे हो जाएगा, ये पहले बनना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब नोट्स इस तरह से बनेगा, जैसे देखो मोर देन वन आइटम है, नोट्स बनाना जरूरी है। जैसे देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट नेसेसरी नहीं था, ये वाला नेसेसरी नहीं था, लेकिन टाइम हो तो कर सकते, क्योंकि वेजेस नाम का कोई हेड नहीं होता है, इम्प्लॉय बेनिफिट में आता है, इसीलिए मैंने बनाया। और यहाँ पर गुडविल जो है वो इंटेंजिबल में आता है, इसीलिए मैंने बनाया। अब मान लो पेटेंट वगैरह सब बहुत सारा चीज रहता तो फिर ये नोट्स जरूरी था, बट यहाँ पर हम लोग चाहे तो ये दोनों नोट्स को इग्नोर कर सकते हैं। बाकी लेकिन कुछ भी इग्नोरेबल नहीं है, सब में मोर देन वन आइटम है, तो ये सब हमारा होना चाहिए। जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये वाला भी चाहे तो यहाँ पर लोन टू डायरेक्टर लिख के हम लोग दिखा सकते हैं, बिना नोट बना के भी, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक ही आइटम है, और अगर चाहो तो दिखा सकते हो। और जैसे देखो एकदम डायरेक्टली जो दिया हुआ है, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल बोल के ही दिया हुआ है, तो उसमें तो हम लोग लिख के ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक क्वेश्चन दिखाया किस तरह से होता है। जैसे देखो जिन लोग को पूरा करना है उन लोग का लेकिन 12 नंबर तक का आ जाता है। हम ये पीडीएफ एक बार शेयर कर देंगे, और इसके पहले भी तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस मिलेगा, लेकिन वो अलग पॉइंट के लिए है, रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर के लिए है। तुम लोग को कौन सा करना है, जब हम ये पीडीएफ शेयर करेंगे तो होमवर्क रहेगा तुम लोग का इलास्ट्रेशन 7, वो करना है तुम लोग को, ठीक है। इलास्ट्रेशन 7 करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन बने हुए, तो इलास्ट्रेशन 7 जो है ये हम होमवर्क दे रहे हैं और ये शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर किसी के, अगर हम भूल जाते हैं तो मुझे बोलोगे तो हम दे देंगे, ठीक है। बाई चांस अगर भूल जाते हैं तो इलास्ट्रेशन 7 होमवर्क करना है, बाकी नहीं करना है। जैसे इलास्ट्रेशन 1 से दिखेगा नहीं करना है, क्योंकि इसमें अलग चीज पूछा है, हम पहले ही बता दे रहे, ठीक है। तो 7 वाला तुम लोग करके देख सकते हो, ऐसा ही है, वहां पर ढूंढो कि कहां पर कौन सा आइटम आएगा, फिर उसको कैसे करके पुट किया जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, ये जो फॉर्मेट है, अगर ये किसी को चाहिए तो हम दे देंगे, जैसे ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। अगर ये किसी को चाहिए नहीं है तो दे देंगे। वैसे 11-12 में बुक में मिल जाएगा, या फिर तुम लोग अपने अपने मैट में भी देख सकते हो। अगर नहीं मिलता है बाई चांस तो मुझे बोलोगे तो ये हम दे देंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।